नमस्कार, राधे राधे सभी को। आज जो हमें वो 30 जनवरी का करंट अफेयर पढ़ेंगे, पर उससे पहले जो है मैंने आपको हाँ, मैंने आपको बताया था कि आपको यूनाइटेड नेशन पढ़ के आना है, ठीक है? आपसे बोला था हम रोज कुछ ना कुछ ऐसा थोड़ा-थोड़ा पढ़ते रहेंगे जिससे हमारी नॉलेज थोड़ी और बढ़ती रहे, इंक्रीज़ होती रहे, ठीक है? क्या अगर जिसको आता भी है तो वो एक बार रिवाइज़ हो जाए। क्विकली हम एक-एक चीज़ देखते रहेंगे, छोटा-छोटा करंट अफेयर के साथ एक चीज़ और साइड में अपन साथ में ही देखते रहेंगे। तो चलिए मैं सोच रही हूँ कि पहले आपको मैंने जो बोला था कि संयुक्त राष्ट्र के बारे में आपको बताना है, कुछ लोगों ने बताया है, ठीक है? पर कुछ लोगों ने नहीं बताया। जो लोग नहीं बता रहे हैं वो रहने दीजिए, आप अपने हिसाब से देखिए, ठीक है? जो लोग बता रहे हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो मैं आज उसके बारे में बता देती हूँ, ठीक है? फिर हम करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे। और ये ना सोचे कि ये करंट अफेयर की जगह क्या पढ़ाने लगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? चलिए, क्या है भाई आज का मोटिवेशन? हार से मत डरो, हारना भी सफलता का एक हिस्सा ही है। हार से मत डरो, बिल्कुल सही बात है। अगर आप हार से डरोगे तो स्वाभाविक सी बात है आप सफल कैसे होगे? अगर आप कोई तैयारी कर रहे हो और आप पहले से ही ये देखो, एक वो बोलते हैं ना कि सुख और दुख हर चीज़ का एक विपरीत होता ही है, विलोम होता ही है। अगर आपको सुख मिल रहा है तो बाद में दुख भी मिलेगा, अगर आपको दुख मिल रहा है तो वो सुख भी मिलेगा। वही बात है कि अगर आपको हार मिली है तो आगे जीत भी होगी, और अगर जीत मिली है तो उसके लिए भी तैयार रहो कि आगे हार भी आपको मिल सकती है। तो ये तो ज़िंदगी के एक पहलू हैं, हार दुख, दुख सुख और हार और जीत। तो उससे ना घबराते हुए इसको देखते ही नहीं, बस आप अपना कर्म करो और सफलता आपके हाथ में होगी। चलिए, ये देखिए, हमने क्या बोला था? संयुक्त राष्ट्र के बारे में पढ़ के आना। सभी ने उम्मीद है कि थोड़ा थोड़ा तो कुछ आपको पता होगा, और जिसको नहीं पता है वो आज लिख लें। 2 सेकंड रुकिएगा, 1 मिनट। जी, चलिए। जिसके पास अगर ना लिखा हो, कुछ अगर लिखने की आवश्यकता हो, तो वहीं की वहीं आप नोट कर लें, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पर ध्यान से पढ़ें, ठीक है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र एक ऐसा संगठन है, बहुआयामी संगठन है, बहुत बहुउद्देशीय है, मतलब इसका जो उद्देश्य है बहुत व्यापक है, ठीक है? ये कब बनाया गया था? इसका तो कोई ये है कि जब हमारा जो विश्व युद्ध शुरू हुए थे, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, फिर सेकंड विश्व युद्ध हुआ, तो जब ये देखा कि भई ये युद्ध चल रहे हैं तो शांति बहुत आवश्यक है, ठीक है? अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर चलेगा कैसे काम, ठीक है? तो कुछ 51 जो देश हैं उसके प्रतिनिधि मिले एक साथ, ठीक है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है? 19 कब हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध? 1939, ठीक है? आपको पता होगा, ठीक है? और लास्ट तो यहीं पे हमने यहीं तक कर पाया था, ठीक है? लास्ट, और यहीं से हमने ये संगठन बना लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये महसूस किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय जो शांति है बहुत अत्यंत आवश्यक है। तो क्या हुआ, 51 जो देश हैं उसके प्रतिनिधि मिले और उन्होंने बैठक की कि भाई एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो विश्व शांति के प्रति काम करे, ठीक है? विश्व शांति के लिए एक संगठन काम करे जिससे शांति विश्व व्यापक हो सके, ठीक है? चलिए, तो उसी के लिए हमने ये संगठन बनाया और हम देखते हैं। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मैंने आपको बता ही दिया है, तो जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो इसकी स्थापना हुई। तो यूनाइटेड नेशन, ठीक है? यूनाइटेड नेशन, इसको तो आप रट ही लीजिए, ठीक है? इसको बिल्कुल इतने ध्यान से पढ़िए कि इसके बाद आपको इससे सिर्फ क्वेश्चन लगाने रह जाएं, बाकी इसको कुछ पढ़ना धीमे धीमे करेंगे कंप्लीट। ये इसके सारे, इसके अंतर्गत चलने वाले संगठन भी बहुत सारे हैं, हम स्लोली स्लोली उनको भी कंप्लीट कर लेंगे, पर हम जो मैन है उसको देखते हैं। तो क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन। क्या है? यूनाइटेड नेशन। देखिए, इसकी जो स्थापना कब हुई थी? 1945। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, विश्व शांति के लिए। अब स्वाभाविक सी बात है, इसका उद्देश्य क्या है भाई? इसका उद्देश्य सिंपल सा है, जो मैंने आपको बताया, विश्व शांति के लिए। विश्व शांति के लिए इस संगठन का गठन किया गया। ये तात्कालिक उद्देश्य था, तब का उद्देश्य था, अब तो बहुत सारे उद्देश्य इसके हो चुके हैं। चलिए, इसका जो नाम रखा यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र, जो इसका नाम रखा गया वो किसने रखा? अमेरिका के राष्ट्रपति, उनका नाम क्या है? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। क्या नाम है? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इसका जो नाम रखा यूनाइटेड नेशन, फ्रैंकलिन ने रखा, और वो कहाँ के? अमेरिका के राष्ट्रपति थे। चलिए, इनके सदस्य जो हैं वो अभी तत्काल में कितने सदस्य हैं? इस संगठन में कितने सदस्य जुड़ चुके हैं? 193। कितने जुड़े हैं? 193 अभी तत्काल में इसके सदस्य देश जुड़े हुए हैं, ठीक है?
और अभी जो नवीनतम जो देश जुड़ा हुआ है, अभी नवीनतम ही जो लास्ट में 192 था, 193 वाला जो जुड़ा है वो दक्षिणी सूडान है। ये 2011 में जुड़ा था। दक्षिणी सूडान सूडान जो है वो जुड़ा था 2011 में। ठीक है, मेन पॉइंट ये है कि 193 इसके देश हैं और अभी जो नवीनतम देश 192 से 193 जो हुआ वो उसका नाम क्या है? दक्षिणी सूडान। चलिए, इसका जो मुख्यालय है यूनाइटेड नेशन का वो कहाँ है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ पर है भाई? अमेरिका। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? अमेरिका। चलिए, आधिकारिक भाषा क्या है? इसकी जो आधिकारिक जो भाषा है वो देख लेते हैं। क्या है? याद नहीं करनी है, ठीक है, रटना नहीं है कोई चीज, सिर्फ समझना है। ठीक है, क्या देखो, अरबी है, चीनी है, अंग्रेजी है, फ्रांसीसी है, रूसी है, स्पेनिश है। ठीक है, आधिकारिक भाषा है कौन कौन सी? देखो, अरबी, चीनी, अंग्रेजी तो आप समझते ही हैं, चीनी भी देखो बोली ही जाती है, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनिश, अरबी, ये इसकी आधिकारिक भाषा है। पर संचालन की भाषा अब क्या है भाई? संचालन की भाषा। संचालन की भाषा यानी क्या? जिससे रोजमर्रा की जो काम है, नॉर्मल जो बोलचाल के जो काम है, जिसमें पूरी वार्तालाप होती हैं, पूरी बैठकें होती हैं, जो मतलब रोज के काम जो होते हैं जिस भाषा से, वो सिर्फ मुख्य भाषाएं दो हैं, अंग्रेजी आप सभी को पता ही है, ठीक है, और फ्रांसीसी। कौन सी संचालन की भाषा कौन सी है? अंग्रेजी और फ्रांसीसी। चलिए, वर्तमान उद्देश्य क्या है? देखिए भाई, जब तो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो जब लास्ट होने वाला था, तो भाई विश्व शांति बहुत जरूरी थी। तब मेन उद्देश्य सभी को ये दिख रहा था कि भाई विश्व शांति होनी चाहिए। पर अभी जो तत्काल में इसके विषय हैं, इसके जो उद्देश्य हैं बहुयामी हैं। ठीक है, बहुत सारे इसके उद्देश्य हो चुके हैं। ये एक उद्देश्य, ये एक संगठन ऐसा है जो सारे विषयों पर वार्तालाप करता है और उनका निराकरण करता है, उनका उपचार करता है। ये विश्व भर का एक ऐसा एकलौता संगठन है। ठीक है, इसमें सारे विषय संयोजित हो जाते हैं। अभी ये हम मेन उद्देश्य देख लेते हैं, बाकी तो बहुत सारे इसके उद्देश्य और भी हैं। तो वर्तमान में इसके उद्देश्य क्या है भाई? ये तो देखो पहले से ही है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। क्या है भाई? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सभी को पता है। मानवाधिकारों का संरक्षण। क्या है? मानव जो अधिकार है उनका संरक्षण करना, मानव का अधिकार जो है उनका कोई हनन ना कर पाए, उसका एक संरक्षण करना। फिर क्या है? सतत विकास को बढ़ावा देना। जो विकास है वो रुके नहीं, सतत चलता रहे, कंटिन्यू चलता रहे, विकास वृद्धि सारी चीजें चलती रहे, उसके प्रति भी ये काम करती है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अनुपालन, अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उनका पालन भी करती है। तो कहीं ना कहीं बहुउद्देशीय ये संगठन हमने पढ़ लिया है। हर चीज मानव से लेके उसके पर्यावरण से लेके उसकी जो पृथ्वी है, पूरा उसमें जितने भी अंतर्गत जितने भी विषय आ रहे हैं, ठीक है, कोई किसी का मतलब उसका जो अधिकार है वो छीन ना पाए, पर्यावरण के जो अपना एक वातावरण है उसका कोई हनन ना कर पाए, उसको कोई दूषित ना कर पाए। बहुयामी एक संगठन है। ठीक है, चलिए, इसका नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन। अगली तरफ बढ़ते हैं भाई। क्या है अगला? क्या है भाई? संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग। देखिए, जब 1945 में ये संगठन बना यूनाइटेड नेशन, उसके साथ ही साथ ये 6 अंग बने। ठीक है, इसके अलग से स्थापना नहीं हुई, पर जब ये यूनाइटेड नेशन बना उसी के साथ इसके 6 अंग रखे गए। हम देखते हैं इसके 6 अंग कौन कौन से हैं भाई। देखिए, इसकी स्थापना हो गई है। देखिए कौन से ये 6 अंगों को आपको याद रखना है। ठीक है, और मैं बताऊंगी इसमें वेरी मोस्ट कौन से हैं, मोस्ट कौन से हैं, वही हमको ज्यादा स्पेशल याद रखना है। तो देखिए, 6 अंगों में से पहला क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासभा। क्या है भाई? संयुक्त राष्ट्र महासभा। जैसे हमारे इधर संसद होती है भाई, कोई भी चीज होगी तो हम बात तो वहीं करते हैं ना, दोनों पक्ष के लोग बैठते हैं, वहाँ बातचीत होती है, कोई भी विचार रखा जाता है, विषय रखा जाता है, उस पर फिर सब लोग बोलते हैं नहीं भाई मेरा मत ये है, मेरा मत ये है। तो ऐसे ही यूनाइटेड नेशन की एक महासभा होती है। ठीक है, इसकी ये एक अंग है। ठीक है, दूसरा अंग क्या है? सुरक्षा परिषद। क्या है? सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद भी इसका अंग है। ठीक है, इसमें कुछ मेंबर्स होते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। वेरी वेरी मोस्ट जो है वो यही है, ये दोनों है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद, ये वेरी वेरी मोस्ट है, इनके बिना काम नहीं चलता, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। क्या है? संयुक्त राष्ट्र की जो आर्थिक और जो सामाजिक जो है वो कार्य होंगे वो इस परिषद के द्वारा किए जाएंगे। फिर क्या है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। इसका भाई न्यायालय भी होगा, सामाजिक काम हो रहे हैं, आर्थिक काम हो रहे हैं, इसकी महासभा भी बैठी जा रही है, सुरक्षा परिषद के कुछ सदस्य हैं वो बैठ के वो कुछ निर्णय लेंगे, तो हर चीज जो न्यायालय में तो जाएगी, तो इसकी एक न्यायालय है। ठीक है, इसका एक अंग है। अगला क्या है? संयुक्त राष्ट्र न्यास
परिषद क्या है, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, ये जो है वो तभी भंग हो गई थी, इसका अभी ये निरस्त है, मतलब इसका कोई अभी मतलब इसका कोई काम ऐसा है नहीं, पर फिर भी इसके एक दो काम है जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, और क्या है अगला, क्या है, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, सचिव बैठते हैं, संयुक्त राष्ट्र के जितने भी सचिव हैं वहां आकर बैठते हैं और वार्तालाप करते हैं, विषय पर बातचीत होती है। क्या नाम है भाई अगले का, संयुक्त राष्ट्र महासभा। देखिए, तो इसको स्पेशल याद करना है कि संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन की जब स्थापना हुई उसी के साथ इसके 6 अंग बन चुके थे, मतलब 1945 में ही इन 6 अंगों की स्थापना हुई है, क्योंकि उसी के साथ फिर कार्य कैसे करेगा, संगठन है तो उसका कार्य करने के लिए भी तो कोई एक छोटे छोटे संगठन होने चाहिए, परिषद होना चाहिए, तो वही हमने ये परिषद बनाए। क्या था भाई, संयुक्त राष्ट्र महासभा हो गई, सुरक्षा परिषद हो गई, आर्थिक एवं सामाजिक करने जो कार्य करने वाली वो हो गई, और न्यास हो गई, और न्यायालय तो भाई जरूरी है, ठीक है। और ये जो मैंने आपको बोला ये तो अभी काम करती नहीं है। और लास्ट क्या है, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, क्या है, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। इन 6 अंगों को आप स्पेशल याद रखें, और विशेष करके इन दोनों को तो बिल्कुल बहुत याद रखना है, क्योंकि इनके बिना काम तो चलना नहीं है, महासभा और सुरक्षा परिषद। और सेकंड नंबर पर ये जो तीसरा और चौथा ये थोड़े से कम, इसमें क्योंकि सचिवालय सचिव बैठते हैं उसमें ज्यादा कुछ काम होता नहीं, और न्यास मैंने आपको बताया कि ये पहले से ही क्रिया नहीं कर रही है, ये अभी इसको बंद कर रखा, कुछ थोड़े बहुत काम है जिसको मैं बताऊंगी। तो कहने का मतलब है ये वेरी मोस्ट है और ये मोस्ट है, तो इन चारों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, पर आपको 6 को तो पूरा एक बार देख लेना है, ठीक है। 6 अंग है, इसको आप स्पेशल याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है भाई, सदस्यता प्राप्त करना। अब भाई इसमें जो है सदस्यता कैसे प्राप्त करेंगे, हमने देखा 193 देश हैं। अब भाई ये देश सदस्यता कैसे प्राप्त करते हैं हम यूएन में, वो देख लेते हैं। यूएन का भाई सदस्यता कैसे प्राप्त हो जाती है, सुरक्षा परिषद की सलाह पर। देखिए सुरक्षा परिषद हमने अंग पढ़ा ना, सुरक्षा परिषद मैंने अभी बोला सदस्य होते हैं, इसमें जो सदस्य होते हैं वही निर्णय लेते हैं और वही सलाह देते हैं, ठीक है। सलाह से, इसकी सलाह के बिना काम नहीं चलेगा, तो हुआ ना ये इंपॉर्टेंट, इसलिए बोला मैंने आपको ये याद रखना है। तो सुरक्षा परिषद की सलाह पर जो महासभा तय करती है, पहले तो भाई सुरक्षा परिषद सलाह कर लेगी, फिर उसके बाद बैठक बैठेगी, उसी में तो निर्णय लिया जाएगा, तो ये महासभा फिर इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। तो सुरक्षा परिषद की सलाह से महासभा में जो निर्णय लिया जाता है, उन्हीं देशों को ये निर्णय लिया जाता है कि इस देश को करना है कि नहीं करना है, बस उसी को हम सदस्य बना लेते हैं। तो किस देश को सदस्यता देनी है या नहीं देनी, तो आपको समझ में आ गया होगा। सुरक्षा परिषद की सलाह से जो सभा होती है वहां पर तय कर लिया जाता है इस देश को देना है या नहीं देना है सदस्यता, ठीक है। तो अभी जो तत्काल में 193 देश हैं जिनको सदस्यता प्राप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं उनका नाम क्या है भाई, ये भी तो महासचिव का जानना तो बहुत जरूरी है। तो उनका नाम क्या है, एंटोनियो गुटेरेस। क्या नाम है, एंटोनियो गुटेरेस जो है उनके महासचिव हैं, किसके, यूएन के, संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसके जो महासचिव है उनका नाम क्या है, एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। इसको स्पेशल याद रखें। चलिए अब हमने जो संगठन है, मेन जो संगठन है जिसके तहत हमने और चीजें पढ़ रहे हैं वो तो हमने पढ़ लिया है। अब हमने उसके जो 6 अंग पढ़ेंगे, ठीक है, 6 अंग में से पढ़ेंगे, ये 2 अंग मैं आपको बता दे रही हूँ और हम आगे भी पढ़ेंगे। चलिए जल्दी जल्दी से मैं बताती हूँ। संयुक्त राष्ट्र महासभा, जो हमने अंग पढ़े थे, आपको मैं देखो दोबारा बता देती हूँ, ये हमने अंग पढ़े थे, उसमें पहला कौन सा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, तो हम उसी को पढ़ रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे भाई, ये महासभा, तो इसको क्या, विश्व की लघु संसद, क्या बोलेंगे इसको, विश्व की लघु संसद। संसद में ही तो बातचीत होती है, महासभा में भी बातचीत होती है, तो विश्व की लघु संसद। चलिए महासभा का अध्यक्ष कौन है भाई, महासभा के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो डेनिस फ्रांसिस। क्या नाम है, महासभा के जो अध्यक्ष हैं वो 5 साल के लिए नियुक्त होते हैं और उनका नाम क्या है, डेनिस फ्रांसिस। क्या नाम है, डेनिस फ्रांसिस, जो अभी कुछ समय के लिए हमारे भारत की यात्रा में आए हैं, अभी तत्काल आए थे, ठीक है, अभी तत्काल की ही बात कर रही हूँ। महासभा के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है, डेनिस फ्रांसिस, ठीक है, जो 5 साल के लिए चुने जाते हैं। आयोजन भाई, इसका महासभा का आयोजन कब होता है, ये प्रतिवर्ष सितंबर में, ठीक है, प्रतिवर्ष सितंबर में महासभा आयोजित होती है। प्रतिवर्ष जो सितंबर का जो महीना होता है तब ही हम ये महासभा का आयोजन करते हैं। चलिए इसका उद्देश्य क्या है देख लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय लेना,
हमने संसद जिसने संसद को पता है संसद में क्या क्या चीजें होती हैं, तो महासभा के कार्य तो आप सब ऐसे ऐसे ही समझ जाएंगे, पर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेना, वहाँ बातचीत होगी, जैसे किस किस विषय, भाई शांति पर कोई विषय हो, सुरक्षा का कोई विषय हो, सदस्यों के प्रवेश का, कोई देश प्रवेश कर रहा है उसकी सदस्यता देनी, उसके मामले में, बजट मामले में, यहाँ पर बजट पेश होता है कि भाई देखो आज इस बार हमने ऐसे ऐसे मुद्दे देखे हैं, भाई जलवायु परिवर्तन ज्यादा हो रहा है, उसको कम करना है, ग्रीन हाउस प्रभाव, ये सब चीजें बहुत सारी, मतलब किसी भी प्रकार का, तो उसमें भाई इतना इतना बजट लगेगा, ठीक है। तो ये बजट पेश कहाँ होता है भाई, महासभा में ही होता है। तो आदि के लिए 2/3, क्या 2/3 बहुमत से आवश्यकता नीति निर्माण, वहां पर क्या होगा, 2/3 जो बहुमत होगा, वहां पर 2/3 किसी भी विषय, अगर कोई विषय है उसमें 2/3 बहुमत चाहिए, तो बहुमत वहीं देंगे ना, 2/3 यानी मतलब समझ लो 128 है, 129, 193 में से 128 या 29 देश जो है वो हामी भर है, ठीक है। 2/3 जो लोग हैं वो वोटिंग कहाँ करेंगे, महासभा में, किसी भी विषय से लेकर, तो वहां वो बिल पास होता है। यूएन की अस्थायी सदस्यों का चुनाव कराना, जो यूएन के जो अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है, अस्थायी जो सदस्य हैं मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी, स्थायी और अस्थायी, जो संयुक्त राष्ट्र के स्थायी और अस्थायी जो सदस्य हैं वो सुरक्षा परिषद में बैठते हैं। मैंने आपको बोला ना कि सुरक्षा परिषद में कोई सदस्य बैठते हैं, उसमें 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, एक स्थायी और एक अस्थायी, में आगे पढ़ाऊंगी। तो जो अस्थायी जो है उनके सदस्यों का चुनाव कौन करेगा, महासभा ही करेगी। चलिए 1 मिनट रुकिएगा, ये देखिए, देखिए क्या है भाई, संयुक्त महासभा की अन्य समितियां होती हैं। ये संयुक्त महासभा जो है इसकी बहुत सारी समितियां होती हैं, पर उसको पढ़ने की आवश्यकता कतई नहीं है, वो तत्काल में थी जब उसकी आवश्यकता थी, इसको मुझे नहीं लगता इसको पढ़ने की आवश्यकता है, सिर्फ ये मेन पॉइंट है, इसको याद करने की आवश्यकता है जो मैंने आपको बताए। चलिए बस इसके बाद ये और है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, मैंने 2 इंपॉर्टेंट आपको बताए थे, ये वेरी मोस्ट है, इसका नाम क्या है भाई, ये दूसरा अंग आ गया है, यूएनओ का दूसरा अंग क्या है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। क्या है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है क्या है भाई, उसके पढ़ते हैं, सुरक्षा परिषद के निर्णय सदस्य देशों पर बाध्यकारी हैं। भाई देखिए सुरक्षा जो परिषद जो है उसमें जितने सदस्य होते हैं, मैंने आपको बताया कुछ स्थायी होते हैं कुछ अस्थायी होते हैं। स्थायी जो होते हैं वो 5 होते हैं, जो अस्थायी होते हैं वो 10 होते हैं, ठीक है। मैं आगे और पढ़ाऊंगी, पर अभी आप इतना समझ लीजिए कि ये जो सदस्य हैं, मतलब अगर इन्होंने जो भी बोल दिया है, पर किसके बारे में, जो देश हैं, जो सदस्य देश हैं, अगर उनने कुछ बोल दिया तो वो बाध्यकारी होगा। इनने जो निर्णय ले लिया वो कोई नहीं बदल सकता, ठीक है। उनने जो निर्णय ले लिया इन सब ने मिलके, तो उस निर्णय को कोई नहीं बदल सकता, वो होना ही है। या कोई नीति लागू करना है, उनने हामी भर दी है, तो उस निर्णय को कोई रोक नहीं सकता। चलिए इसलिए बोला है ये बाध्यकारी है। सुरक्षा परिषद के निर्णय सदस्य देशों पर बाध्यकारी होंगे, जो अन्य सदस्य होंगे उन पर बाध्यकारी होगी। जो सुरक्षा परिषद निर्णय ले लेगी, जो अन्य सदस्य हैं उनको ये बात माननी पड़ेगी, नीति लागू करनी पड़ेगी। चलिए क्या है, सदस्य देशों पर बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने वाला संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र निकाय है। भाई ये एकमात्र ऐसा निकाय है यूनाइटेड नेशन का कि ये बाध्यकारी है। इस परिषद ने, सुरक्षा परिषद ने जो निर्णय ले लिया या नीति बना दी या कुछ भी कर दिया, कोई विधेयक बना दिया, कुछ भी कर दिया, तो वो जरूर ही लागू होगा। हर किसी को मानना पड़ेगा, कोई इसका विरोध नहीं कर सकता, ठीक है, कोई इसका विरोध नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा ये कहीं ना कहीं पार्शियलिटी है कि देखो ये इतनी बड़ी पूरे वैश्विक स्तर पर काम करने वाली जो संस्था है, उसी में कुछ सदस्यों को चुन लिया गया। अब वही लोग बता देंगे भाई ऐसा करना है कि नहीं करना, बाकी कोई एक दूसरे के प्रति अगर कोई विरोध लेके बैठा है, या भारत पाकिस्तान मान लो, चीन तो इसमें स्थायी सदस्य है, अगर हमारे प्रति कोई अच्छा नियम लागू होना चाहिए यूएनओ में, जैसे कुछ होना, तो चीन तो पहले ही टांग अड़ा देगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये गलत चीज है, मेरे हिसाब से गलत चीज है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बाध्यकारी हो जाता है। जो सुरक्षा परिषद में है उसके जो निर्णय हैं वो बाध्यकारी हैं, तो कहीं ना कहीं नाइंसाफी है जो लोग सदस्य इसके नहीं है। चलिए तो ये बाध्यकारी हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है, सुरक्षा परिषद किस प्रकार से विश्व शांति स्थापित करती है। देखिए ये आपको ये बताया जा रहा है कि सुरक्षा परिषद जो है वो किस प्रकार से विश्व में शांति स्थापित करती है। उसके कुछ पहलू हैं। क्या, परस्पर समझौते के माध्यम से एक दूसरे से विचार विमर्श करते हैं और समझौता करते हैं, उससे ये नॉर्मल बात है, इसको कोई याद करने की आवश्यकता है नहीं। संबंधित देशों पर प्रतिबंध लगाना, अगर कहीं पर ज्यादा ऐसा लग रहा है कि आक्रामक माहौल हो रहा है, बहुत ज्यादा खतरनाक माहौल हो रहा है, लड़ाई दंगे ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो वहां पर रोक लगा दी जाती है, वहां पर रोक लगा दी जाएगी या प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।
करेगा? कौन करेगा? सुरक्षा परिषद के सदस्य। आवश्यकता पड़ने पर सैन्य कार्यवाही करना, आवश्यकता पड़ेगी तो सैन्य कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं सोचना इनकी सेना ऐसी नहीं होती जो तलवार खींच-खींच के और बढ़िया मारना शुरू कर, नहीं, ये शांति सेना होती है, ठीक है? ये कौन होती है? शांति सेना होती है। और इनकी अलग से सेना नहीं होती। हर देश से कुछ सैनिक, हर देश से, हमारे भारत से आते हैं, बहुत देशों से, सारे देशों से मिलकर कुछ-कुछ सेना संयुक्त राष्ट्र की जो है वो सेना बनती है। अलग से इनकी कोई अलग से सेना नहीं है। हर देश से थोड़े-थोड़े सैनिक आते हैं और इनकी एक सेना बनती है, ठीक है? तो इसमें सारे देशों का सहयोग रहता है। पर ये शांति सैनिक हैं, ठीक है? क्या है? शांति सैनिक, शांति दूत इसको बोल सकते हैं। कहीं पर भी जाएँगे तो वो शांति का माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, ऐसा है, ठीक है? तो इसके बारे में ये बातचीत हो गई। अब इसके मेन पॉइंट के बारे में आते हैं भाई, देखते हैं। अब इसके जो क्या है, देखिए, सदस्य, अभी मैंने बताया सुरक्षा परिषद मेन चीज है। इसमें मैंने आपको बताया कि 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य, तो टोटल मिलाकर कितने? 15 देश जो है, ठीक है? इसमें क्या है? 5 स्थायी मैंने अभी आपको बताया और 10 अस्थायी। क्या है? 10 अस्थायी और 5 स्थायी। अब देखिए स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। इनको तो आप भूलेंगे नहीं, आप सभी को पता भी होगा। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। क्या है भाई? ये जो स्थायी सदस्य हैं इनके पास क्या है भाई? ये कौन कौन से? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन। देखिए ये तो हैं, ये तीनों तो यूरोप के ही हो गए, ठीक है? ये तीनों तो यूरोप के देश ही हो गए, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ठीक है? और अमेरिका और चीन, ठीक है? तो ये है स्थायी सदस्य। और स्थायी सदस्य जो हैं इनके पास वीटो पावर होती है। क्या होती है वीटो पावर? वीटो पावर यानी ये कि अगर इन्होंने एक बार ना कह दिया किसी चीज के लाने तो वो कभी नियम लागू नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि अगर कोई किसी बात पे, अभी मैंने आपको बताया था कि किसी बात पे कोई मुद्दा चल रहा है, इनसे पूछा गया है कि भाई ये नीति लागू होनी है कि नहीं होनी, तो मान लो कि अमेरिका ने हाँ कर दिया, ब्रिटेन ने हाँ कर दिया, फ्रांस ने हाँ कर दिया, रूस ने हाँ कर दिया। अगर चीन ने मना कर दिया तो यही वीटो पावर है, चीन ने मना कर दिया तो वो निर्णय लागू नहीं होगा। पांचों की सहमति चाहिए इसमें। अगर मान लो चीन ने हाँ कर दिया, रूस ने नहीं किया, तो फिर भी वो, मतलब वीटो पावर ये है किसी भी नियम को रद्द करना, ठीक है? अगर उनकी अनुमति नहीं, उन्होंने मना कर दिया, वीटो पावर का इस्तेमाल कर लिया, तो उसका वो नियम लागू नहीं होगा। अगर एक ने भी ना कर दी तो वो नियम लागू नहीं होगा। अब आप देख रहे होंगे, अब आगे बढ़ते हैं, फिर मैं आपको और बताती हूँ। अस्थायी सदस्य क्या है भाई? अस्थायी, जैसे हमारे संविधान में क्या वीटो पावर किसको है? राष्ट्रपति को है, ऐसी वीटो पावर इनको है। तो क्या है? अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल जो है 2 वर्ष का। अस्थायी जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 2 वर्षों का, ठीक है? और प्रत्येक वर्ष 5 अस्थायी सदस्यों का चयन होता है। देखिए अस्थायी जो सदस्य हैं इसके 10 सदस्य, उनका जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्षों का होता है और हर वर्ष में 5 नए सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है? 2 वर्षों का अस्थायी जो सदस्य है उसमें 2 वर्षों का उनका कार्यकाल होता है और हर नए साल में 5 सदस्य चुने जाते हैं। अब देखिए जो अस्थायी सदस्य हैं उनका सिर्फ नाम का है वो, ठीक है? वो नाम के होते हैं अस्थायी सदस्य। मेन तो पूरा बोलबाला किसका होता है? स्थायी सदस्य। इनने अपनी कुर्सी जमा ली है, ये कभी हटते ही नहीं है। अब जब हमारा ये संयुक्त राष्ट्र बना था 1945 में, तब इनकी स्थिति अच्छी थी। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है, चीन, ठीक है, तो ये अच्छे थे। तब तो हमारी कुछ स्थिति ही नहीं थी 1945 में, ठीक है? तो किसी को हमें तो ऐसी, मतलब ऐसी दे दिया, ठीक है? अब ये लोग बन गए, अब ये लोग पूरे में राज कर रहे हैं। अगर अपने भारत के लिए कोई, किसी भी देश के लिए अगर कोई अच्छा काम होगा और किसी एक ने भी रोक दिया, चीन तो वैसे ही अपने दुश्मन बैठा ही है, ठीक है? किसी ने भी रोक दिया तो हमारे इधर कोई भी लागू नहीं हो पाएगा या कोई भी चीज। तो कहीं ना कहीं ये बॉस बन के बैठे हैं, ये गलत चीज है, ठीक है? भारत कहीं ना कहीं अब बहुत आगे है, तो इस चीज पे मतलब भेदभाव है ये कहीं ना कहीं। और अस्थायी जो है उनसे भले विचार विमर्श करेंगे पर उनकी कोई ऐसी मान्यता नहीं है, बस वो स्थायी सदस्य के रूप में है। वो कितने हैं? 10। और अस्थायी सदस्य के रूप में है। हमारा भारत भी था, ठीक है? 2020 में उसको मिली थी, 2022 में उसकी लास्ट हो गई भारत की, ठीक है? सदस्यता अस्थायी वाली। स्थायी वाली तो ये 5 ही ले गए हैं, ठीक है? तो मैंने क्या बात कर ली? अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है और प्रत्येक वर्ष 5 अस्थायी सदस्यों को चुना जाता है। चलिए, अस्थायी सदस्यों के लिए चुनाव होता है, ठीक है? और 2/3 बहुमत चाहिए होता है। अस्थायी सदस्य जो होते हैं उनके लिए बहुमत चाहिए होता है। जैसे मैंने आपको बताया, जो महासभा होती है उसमें 2/3 जो है बहुमत चाहिए होता है। देश के लिए चुनाव होता है, अगर उसको 2/3 बहुमत मिल जाते हैं किसी देश को, तो वो अस्थायी सदस्य में चुना हो जाता है, ठीक है? चलिए आगे क्या है भाई? 2023-24 के लिए, अभी जो 2023-24 चल रही है ना, उसके लिए किसको चुना गया था भाई? अस्थायी सदस्य के लिए। देखो याद नहीं करना, मैं सिर्फ नॉलेज के लिए बता रही हूँ। इक्वाडोर, जापान, माल्टा,
मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। इक्वाडोर, जापान, माल्टा और मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड, ये जो 2023-24 के लिए अस्थायी 5 सदस्य चुने गए हैं। मैंने आपको बताया हर साल 5 नए सदस्य चुने जाते हैं और इनका काल 2 वर्ष का होता है, कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। इनको चुना गया। अब इनकी जगह पर किसको हटाया गया था? देखो मैंने अभी आपको बताया कि भारत अभी बन के हुआ था, 2020 में मिला था और 22 तक इसका कार्यकाल चला था। किसको हटाया है? भारत को, आयरलैंड को, केन्या को और मैक्सिको, नॉर्वे, इसके स्थान पर इनको ले लिया। किस किस को? जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड 2023-24 के लिए। ये पहले थे, ये हट गए हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, बस ये लास्ट ही है ना। ठीक है, क्या पूछा गया है? तो ठीक है, ये हो गए। ये अब क्या, इन देशों के अस्थायी सदस्य 1 जनवरी 2023 को समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, 1 जनवरी 2023 को ये समाप्त हो गए हैं। ठीक है, ये जो भारत, आयरलैंड और ये सब जो है, ये समाप्त हो जाएंगे। कहाँ पर? 23, मतलब 23 में समाप्त हो गए थे। मतलब इसका कहने का मतलब है, ये जो इनकी जगह है ना, भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, इनकी क्या हो गई? 2022 में ही समाप्त हो गई। 2023 जो है उससे ये जापान, माल्टा और ये इनको चुना गया है और इनकी ये समाप्त हो गई थी। और भी अभी जो है वो मैं आपको बता देती हूँ, देख लीजिए। क्या है, ये हमने पढ़ ही लिया। अस्थायी सदस्य एक तरफ और 5 अन्य अस्थायी जो सदस्य हैं वो क्या, देखिए आपको शायद आप कंफ्यूज ना हो, मैं आपको बता दे रही। देखिए मैंने आपको क्या बोला, 2 साल का कार्यकाल होता है और हर साल 5 चुने जाते हैं। तो 5 हमने 2023-24 के लिए वो चुन ली थी। उसके स्थान पर कौन हटा था? मतलब 22 तक कौन था पहले? इनके स्थान पर कौन को रखा था? भारत और इन सबको रखा था। तो इनका कार्यकाल कब खत्म हो गया? 1 जनवरी 2023 से ये हैं। तो ये जो हैं ये पहले से थे। ठीक है, ये जो हैं वो पहले से थे। वो हर साल में 5 जो चुने जा रहे थे वो थे 23-24 में, अभी नए चुने थे। ये तो पहले से ही रहेंगे ना। ठीक है, ये आप थोड़ा सा समझना इस चीज को। तो 5 अन्य अस्थायी जो सदस्य पहले से ही हैं, अल्बानिया, ब्राजील, गेबोन, घाना और यूएई जो है वो 2023 तक रहेंगे। ठीक है, मतलब ये, और कौन? और ये जो है ना, कहाँ का है? ये, हाँ, ये वाले, सॉरी, है ना। ठीक है, ये जो है वो 2024 तक रहेंगे। ठीक है, वो जो अभी मैंने ये पढ़ा है, एक तो ये जो 2024 तक रहेंगे और ये वाले, मतलब टोटल होगा 10। ठीक है, टोटल होगा 10 और इनको तो हटा ही दिया, भारत और इनको, तो ये 5 हट गए। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा इतना। और हर साल ये रखते हैं। तो देखिए ये खत्म हो गया यहीं पे। ठीक है, आज का करंट अफेयर आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा भारत है वो सुरक्षा परिषद में आने की पूरी कोशिश कर रहा है। कोशिश क्यों नहीं करेगा भाई? क्योंकि हम तो इतने विकसित हो चुके हैं ना, अभी तो हम इतने विकसित हो चुके हैं, हम यूएनए को आर्थिक सहायता भी अच्छी प्रदान कर सकते हैं हर चीज में। तो अभी जो है बहुत सराहना हो रही है भारत की। ऐसी उम्मीद है कि सुरक्षा परिषद में इसको सदस्यता मिल सकती है, ऐसा मानना है। ठीक है, अभी मैंने देखा था कुछ लोगों का मानना है ऐसा कि मिल सकती है, क्योंकि इस भारत की स्थिति बहुत अच्छी है। आप सभी देख रहे होंगे भारत किस स्तर पर उठता हुआ जा रहा है। तो क्या हुआ भाई, इस चीज के लिए ये जो सुरक्षा परिषद को पाने के लिए इन्होंने एक ग्रुप बनाया है। मैंने आप सभी को पहले भी बताया था। देखिए मैं आपको फिर बता दे रही हूँ कि सुरक्षा परिषद में आने के लिए 4 लोगों ने ग्रुप बनाया है, 4 देशों ने। उनका नाम, उसको क्या बोलते हैं? G4। मैंने आपको पढ़ाया था एक बार, G4 सुरक्षा परिषद में सदस्यता प्राप्त करने के लिए ये चारों का संगठन है। क्या है भाई? पहला कौन सा है भाई? भारत। क्या नाम है? भारत। ठीक है, और दूसरा कौन है? जर्मनी। तीसरा जापान। चौथा ब्राजील। क्या नाम है? ब्राजील। ठीक है, G4 ये सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनने के लिए अग्रसर हैं। मतलब ये प्रयास कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने G4 करके एक अपना संगठन अलग से बनाया है। ठीक है, ये अस्थायी सदस्य तो रह चुका है हमारा भारत। ठीक है, 8 बार से अस्थायी सदस्य बन रहा है, पर कहने का मतलब हम स्थायी सदस्य नहीं है, इसलिए उसके लिए प्रयास किया जा रहा है G4 में। G4 में कौन है? भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील। ठीक है, चलिए
हालाँकि मुझे पता है टाइम ज़्यादा हो जाएगा, पर प्लीज़ आप थोड़ा एडजस्ट करें, क्योंकि जब मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ तो मेरी उम्मीद ये है कि आप लोग भी उस पे मेहनत करें। चलिए, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करंट अफ़ेयर का जो पहला क्वेश्चन है, उसका क्या क्वेश्चन है भाई? देखते हैं। लाला लाजपत राय की जयंती हर साल कब मनाई जाती है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, 25 जनवरी, 26 जनवरी, 27 जनवरी, 28 जनवरी। बताइए इसका आंसर क्या है? भाई इसका जो आंसर है वो है 28 जनवरी। कब है भाई? 28 जनवरी। इनका जो जन्म हुआ लाला लाजपत राय जी का, जो पंजाब में हुए 1865 में। कब? 1865 में पंजाब में इनका जन्म हुआ, ठीक है? 28 जनवरी 1865 पंजाब में इनका जन्म हुआ। इनको क्या पंजाब केसरी या पंजाब का शेर भी बोला जाता है? किसको? लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी और पंजाब का शेर भी कहा जाता है। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना करी। आप सब लिख लें, मैं आपको बोल रही हूँ। इन्होंने क्या? पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना करी। किसकी? पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना करी, ठीक है? स्थापना करी किसने? लाला लाजपत राय जी ने, ठीक है? और ये जो है हमारी जो राष्ट्रीय राष्ट्रीय इंडियन जो कांग्रेस है, सॉरी नेशनल इंडियन जो कांग्रेस है, उसकी जो ये जो गरम दल के जो नेता थे, इनमें से एक थे। कौन थे? लाला लाजपत राय जो हैं वो गरम दल के नेता थे। जो राष्ट्रीय इंडियन कांग्रेस जो है, उसके जो गरम दल और नरम दल दो जो थे ना, उसमें गरम दल के ये नेता थे और ये सदस्य थे। इनका नाम क्या है? लाला लाजपत राय। इनको पंजाब केसरी या पंजाब का शेर भी बोला जाता था। इनका जन्म पंजाब में हुआ 1865 में, 28 जनवरी में, ठीक है? पंजाब नेशनल बैंक की इनने स्थापना करी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गांव अभ्यारण्य जो गाय अभ्यारण्य जो है कहाँ बनाया जाएगा? इसके ऑप्शंस आपके सामने, मुजफ्फरनगर, वाराणसी, मथुरा, हिसार। देखिए पूछा क्या गया है? भारत का जो पहला है वो केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य। क्या पूछा है? मतलब केंद्र के द्वारा आर्थिक सहायता पूरी प्रदान की जाएगी, वो गाय अभ्यारण्य कहाँ पर बनाया जा रहा है, ये आपसे पूछा गया है। इसका जो आंसर है मुजफ्फरनगर। ये भारत का पहला ऐसा है जो गाय गाय अभ्यारण्य है। गाय अभ्यारण्य पहला बनाया गया है, भारत का पहला, वो भी मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर है, वहां पर ये स्थापित किया गया है, ठीक है? कहाँ पर किया गया है? मुजफ्फरनगर में, ठीक है? और ये कितने की भाई? ये किस योजना के अंतर्गत है? राष्ट्रीय गोकुल राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत, मिशन या कार्यक्रम, ठीक है? कार्यक्रम के अंतर्गत ये गाय अभ्यारण्य बनाया गया उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में। ये केंद्र शासित इसको 64 करोड़ रुपए पोषित करेगी, ठीक है? 64 करोड़ रुपए इसको आवंटित करेगी। केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जाने वाला ये अभ्यारण्य होगा। मुजफ्फरनगर की बात चल रही है, ठीक है? मुजफ्फरनगर में भी कौन से गांव में? कमहेरा गांव में, ठीक है? कमहेरा कहीं बाई चांस आ जाए मुजफ्फरनगर में भी, कहाँ पर? मुजफ्फरनगर जिला है, उसके अंदर अगर कमहेरा गांव में ये गाय अभ्यारण्य बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? के.एम. करियप्पा जयंती जो है प्रतिवर्ष कब मनाई जाती है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, 24 जनवरी, 26 जनवरी, 28 जनवरी, 30 जनवरी। इसका जो आंसर है वो है 30 जनवरी। क्या पूछा जा रहा है? के.एम. करियप्पा जो जयंती है वो कब मनाई जाती है? वो है 28 जनवरी। इनका नाम जो है वो देख लीजिए। इनका जो नाम है, देखिए क्या नाम है इनका, देखिए मैं आपको नाम, हाँ, कोडडेरा मरियप्पा मडप्पा करियप्पा। देखिए नाम बड़े अजीब हैं। कोंड डेरा मडप्पा करियप्पा। क्या नाम है? कोंड डेरा मडप्पा करियप्पा। ये जो नाम है भाई उनकी जयंती के लिए हम 28 जनवरी को ये जयंती मनाते हैं। ये हैं कौन? इनका नाम एक बार और पढ़ लीजिए, कोंड डेरा मडप्पा करियप्पा। इनकी जयंती जो है 18 जनवरी को हम मनाते हैं। ये भाई कौन है? ये जो भारतीय सेना है, इंडियन इंडियन जो आर्मी है, उसके सबसे पहले कमांडर इन चीफ हैं, ठीक है? कमांडर इन चीफ कमांडर इन चीफ रह चुके हैं सबसे पहले, प्रथम, ठीक है? इसलिए इनको याद किया जाता है। और 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, ठीक है,
पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसमें पश्चिमी जो मोर्चा है उसका नेतृत्व इन्होंने किया था। ठीक है, देखिए ये भारतीय सेना की प्रथम कमांडर इन चीफ रह चुके हैं। क्या नाम है? KM करियप्पा, जो जयंती मनाते हैं 28 जनवरी को, हम इनकी याद में मनाते हैं। ये भारतीय सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ रह चुके हैं और इन्होंने 1947 में भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हो रहा था उन्होंने पश्चिमी जो मोर्चा है, सेना है, उसका नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ ANCIN कैंपस का उद्घाटन किया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। चलिए इसका जो आंसर है वो आंध्र प्रदेश। इसका क्या आंसर है? आंध्र प्रदेश। क्या पूछा गया है? NACIN कैंपस का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर जी जो है हमारे जो नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने उद्घाटन किया है। वो कहाँ पर किया है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में श्री सत्य साई, क्या कौन सा जिला है आंध्र प्रदेश का? श्री सत्य साई, श्री सत्य साई जो जिला है वहां पर इसका उद्घाटन किया गया। वहां पर किसका उद्घाटन किया गया? सत्य साई जो जिला है वहां पर NACIN कैंपस का जो है उद्घाटन किया गया। देखिए भाई ये है क्या? ये जो है देखिए आपको बताती हूँ, ये क्या है? राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी। ये क्या है भाई? ये राष्ट्रीय सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स। देखिए जो राष्ट्रीय सीमा पर जो शुल्क लिया जाता है वो, और अप्रत्यक्ष जो कर लिया जाता है उसका, और जो नारकोटिक्स यानी जब कोई भी पीड़ा हो रही होती है हमको, तो जब हमको वो एक दवाई दे दी जाती जिससे हमको पीड़ा समझ में नहीं आती, मतलब कहीं ना कहीं एक हल्का सा ड्रग्स जो होता है उसका प्रयोग, नारकोटिक्स। किसके बारे में बात चल रही है? ये किसकी बात चल रही है? NACIN। इसका क्या क्या है? राष्ट्रीय सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स जो है उसका एक कैंपस का उद्घाटन किसने किया भाई? आंध्र प्रदेश में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने, और वो भी कौन से जिले में? श्री सत्य साई जिला। ठीक है, श्री सत्य साई जिला है आंध्र प्रदेश में, वहां पर ये उद्घाटन किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहां ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या है? क्या पूछा गया है? भारतीय नौसेना ने जो है वो ऑपरेशन सर्वशक्ति, क्या नाम है ऑपरेशन का? सर्वशक्ति लॉन्च किया है, वो है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल जो पर्वतमाला है, कौन सी? पीर पंजाल। क्या नाम है? पीर पंजाल। पीर पंजाल पर्वतमाला के दोनों साइड, ठीक है, सैन्य टुकड़ी लगाई गई है, सैन्य टुकड़ी लगाई गई है कि पाकिस्तान से कोई आतंकी हमला जो दोनों तरफ से ना हो पाए। आतंकी हमले को रोकने के लिए पीर पंजाल पर्वतमाला पर सैन्य टुकड़ी छोड़ी गई है। ठीक है, उसको हमने क्या ऑपरेशन नाम दिया है? ऑपरेशन सर्व शक्ति, जो जम्मू कश्मीर में लागू हुई है। चलिए अगला। हाल ही में पिक्सेल ने मेगा पिक्सेल का उद्घाटन कहाँ किया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, लखनऊ, मद्रास, बेंगलुरु, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर है वो है बेंगलुरु। क्या है इसका आंसर? बेंगलुरु। पहले क्वेश्चन समझते हैं। हाल ही में पिक्सेल जो है वो अंतरिक्ष तकनीकी जो है उसमें एक स्टार्टअप के रूप में काम करती है। पिक्सेल जो है अंतरिक्ष तकनीकी के जो यान है उनका निर्माण करने में स्टार्टअप का कार्य करती है। वो उसमें मेगा पिक्सेल का उद्घाटन किया है। पिक्सेल ने मेगा पिक्सेल का उद्घाटन किया है, वो कहाँ किया है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में है ये पिक्सेल, जो अंतरिक्ष तकनीकी जो यान है उनका निर्माण करती है पिक्सेल। उसी का एक एडवांस वर्जन, क्या नाम है उसका? मेगा पिक्सेल, उसका उद्घाटन किया है। किसका उद्घाटन किया है? मेगा पिक्सेल। ठीक है, जो अंतरिक्ष में जाने वाले जो यान है उनको अल्ट्रा एडवांस बनाने के लिए, उन यानों में और तकनीकी इस्तेमाल करने के लिए महापिक्सेल का उद्घाटन किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मिस अमेरिका 2024 का ताज जीता है? इसके ऑप्शंस आपके सामने, एली ब्रैक्स, मेडिसन मार्स, ऋतु गोस्वामी, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या है? क्या पूछा गया है? मिस अमेरिका 2024 का ताज किसने जीता है? इसका जो आंसर है मेडिसन मार्स। क्या नाम है? मेडिसन मार्स। जो मिस अमेरिका है वो उनका नाम है मेडिसन मार्स। ये एक पायलट है। क्या है भाई? ये एक पायलट है और ये 22 वर्षीय हैं। इनकी जो उम्र है वो 22 वर्ष की है, और ये एक पायलट के तौर पर अपना काम करती थी। इन्होंने ये मिस अमेरिका का खिताब जीता है 2024 में। ठीक है, चलिए
भारत लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, अर्जेंटीना, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। बताइए इसका जो आंसर है वो अर्जेंटीना। क्या नाम है? अर्जेंटीना जो है वो भारत ने लिथियम की खोज के लिए, किसकी? लिथियम, लिथियम जो है वो उसकी खोज के लिए अर्जेंटीना के साथ एक साझेदारी की है, ठीक है, साझेदारी की है। क्या है भाई? खनिज कौन कौन करेगा भाई इसकी खोज, लिथियम की? खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, ठीक है, इंडिया लिमिटेड जो है वो लिथियम की खोज करेगा, ठीक है। 5 ब्लॉक्स में जो है वो लिथियम की खोज होगी अर्जेंटीना में, ठीक है, अर्जेंटीना में, ठीक है, अर्जेंटीना में 5 ब्लॉक्स में लिथियम की खोज की जाएगी। इसमें साझेदारी हुई है, साझेदारी हुई है, ठीक है, लिथियम। और लिथियम में भी कहाँ पर? कैटामार्का, कैटामार्का जो प्रांत है वहां पर होगी, ठीक है, वहां पर होगी। चलिए, ये याद करने की आवश्यकता नहीं है, देखो फिर भी मैं आपको पढ़ा दे रही। राज्य के जो स्वामित्व वाले जो उद्यम है, ठीक है, जो उद्यमी है मतलब एक व्यापारी है, उनका नाम क्या है? कैटामार्क मिरेला बाई एनजेटिका एसो 8 डेल एस्टाडो, ठीक है, इसका कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है, अर्जेंटीना में कैटामार्क जो प्रांत है, ठीक है, वहां से हमारे भारत का जो है साझेदारी हुई है, वहां पर 5 ब्लॉक्स में लिथियम की खोज करेगी भारत, ठीक है। और वो कौन करेगा इसमें? खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड जी के द्वारा ये खोज की जाएगी। अर्जेंटीना और भारत में एक साझेदारी हुई है। चलिए, हम्म अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, खंडेरी, बेला, करंज, चीता। इसका जो आंसर है वो है चीता। इसका क्या आंसर है? चीता, ठीक है। देखिए क्या पूछा गया, भारतीय नौसेना ने जो अपने किस जहाज को सेवा मुक्त, मतलब ये जहाज हैं वो सेवा मुक्त हो चुके हैं, उसका नाम क्या है? चीता। और एक और क्या नाम है? कुंभीर और गुलदार। देखिए लिख लीजिए, 2 और हैं, क्या नाम है? एक का नाम और क्या है? कुंभीर और दूसरा गुलदार, ठीक है, गुलदार। ये जो 3 जहाज हैं ये सेवा मुक्त हुए हैं, ठीक है, सेवा मुक्त हुए हैं। कुंभीर, चीता और गुलदार जो हैं ये सेवा मुक्त हुए हैं नौसेना में। ये अपनी सेवा दे रहे थे, विगत बहुत सारे दशकों से ये सेवा दे रहे थे। अब इन जहाजों को सेवा मुक्त किया गया है। कौन कौन सा नाम है? चीता, गुलदार और कुंभीर। ये कहाँ पर आयोजित किया गया ये कार्यक्रम? ये पोर्ट विलियर, क्या नाम है? पोर्ट विलियर, अंडमान की जो राजधानी है, ठीक है, क्या नाम है? पोर्ट विलियर, वहां पर आयोजित किया गया, वहां पर आयोजित किया गया, उसका नाम है कीरम। कौन सा कार्यक्रम था भाई? डीकम सरनिंग। क्या कार्यक्रम था? इस कार्यक्रम का नाम क्या रखा गया था? डीकम सरनिंग कार्यक्रम जो है पोर्ट विलियर में रखा गया, जो अंडमान की राजधानी है, ठीक है। आप सभी को पता होना चाहिए, ये कार्यक्रम का नाम जरूर आपको याद होना चाहिए, डीकम सरनिंग। क्या नाम है? डीकम सरनिंग जो है वो कार्यक्रम रखा गया है सेवा मुक्त करने के लिए इन जहाजों के लिए। क्या नाम है जहाजों का? चीता, कुंभीर और गुलदार। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है? किसे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसके ऑप्शन हैं एलिंग हारलैंड और लियोनेल मेसी, पेप गार्लियोला, किलियन मियाप्पे। इसका जो आंसर है वो है लियोनेल मेसी। क्या नाम है? लियोनेल मेसी, सब जानते होंगे मेसी जी को, तो भाई सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी जो है इनको ही मिला है, ठीक है, इनको ही मिला है। देखिए क्या मिला है भाई, जो फीफा में जो ये तीसरी बार इनको अवार्ड मिला है, जो सबसे अच्छा जो फीफा फुटबॉल खेलता है उसमें पुरुष को मिलता है, महिला को भी मिलता है एक ये जो बहुत अच्छा फीफा में जो फुटबॉल खेलती हैं ये पुरुष को भी मिलता है। तो पुरुषों में ये तीसरी बार मिला है इनको, लियोनेल मेसी को, ठीक है। फीफा का फुल फॉर्म आप सभी जानते ही होंगे, फेडरेशन फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, एसोसिएशन,
ठीक है, एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म है, ये फुटबॉल आयोजित करती है, ठीक है, फुटबॉल के जो गेम है वो आयोजित करती है महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए। जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है उसको ये अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड जो है 2016 से स्टार्ट हुआ है, 2016 से देना ये अवार्ड स्टार्ट हुआ है, ठीक है, महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए अलग से। तो ये जो है फेडरेशन फुटबॉल का कार्यक्रम कराती है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1904 में। कब हुई थी? 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन लास्ट था, ठीक है। और ये और देख लीजिए कि महिला जो मिला है सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का जो पुरस्कार किसको मिला है? बार्सिलोना की, क्या नाम है उनका, स्ट्राइकर एटानाला बोनामती। क्या नाम है? एटाना बोनमती। क्या नाम है? एटाना बोनमती को है बार्सिलोना की जो है उनको महिला फीफा जो खिलाड़ी हैं सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था। अब देखिए आपको जो है, आपको ये और बता देती हूँ। देखिए आप मुझे सबसे पहले तो ये कमेंट करेंगे कि आपको, देखो वीडियो तो लंबी हो गई होगी, ये तो मुझे भी पता है वीडियो बहुत लंबी हो गई होगी। अगर आप, हालांकि आप नहीं पढ़ना चाहेंगी तो अभी मैं पढ़ाऊंगी, पर फिर भी आप मुझे कमेंट करें कि ऐसा ये सेक्शन ठीक था क्या भाई। कुछ कुछ हम नया नया पढ़ते जाएंगे जिससे हमारी जनरल नॉलेज भी ठीक होती जाएगी। थोड़ा बहुत इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं इनके मुख्यालयों से कैसा क्या। और यूएन की तो देखो हर चीज़ की एक अपनी अपनी व्यवस्था है, तो कहीं ना कहीं हमको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये चीज़ें बहुत सहायता करती हैं हमको समझने में। तो ये चीज़ें मेरे हिसाब से ज़रूरी हैं। और आप सभी कमेंट करेंगे कि आपका ये सेशन कैसा था और आगे चलना चाहिए कि नहीं। नहीं का तो कोई विकल्प नहीं है, मैं तो चलाऊंगी, फिर आप देख लेना अपने हिसाब से। पर आप कमेंट करेंगे आज कैसा था सेशन। ऐसा लंबी वीडियो हो गई होगी। अब क्या अगले दिन जो है आप क्या पढ़ के आएंगे? थोड़ा थोड़ा है इन सब में। अब कितना बचा है भाई? इनके जो 2 अंग हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ये जो 4 अंग बचे हैं इसके बारे में आप सब पढ़ के आएंगे। फिर मैं आपको आपको ये 4 अंगों के बारे में बताऊंगी। ज़्यादा कुछ नहीं है इन चारों में, पर थोड़ा बहुत आप पढ़ के आएंगे, ठीक है। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। राधे राधे।